हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर 9 करने जा रहे हैं। चैप्टर का टाइटल है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। क्रॉनिकल्स जो होते थे वो बुक्स होती थी जो किसी भी राजा के टाइम का जो सीक्वेंस वाइज जो है डिटेल में हमें इवेंट्स के बारे में बताती थी। मुगल्स की जो सिस्टम था कि किस विचार से जो है वो अपना रूल दर्शाते थे, तो उसमें मुगल्स का ये मानना था कि हमारा जो किंगशिप की जो थ्योरी है वो डिवाइन है और हमारे जो पॉपुलेशन है, जो प्रजा है, वो तरह तरह के धर्मों से संबंधित है और हमें उसको रूल करने का डिवाइन राइट भगवान से मिला है। और ये जो मुगल्स होते थे ये कोर्ट हिस्टोरियंस को अपॉइंट करते थे स्पेशली अकाउंट्स के लिए कि जो भी इवेंट्स होते हैं उसको आप रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा जो मुग़ल जो एम्परर अपॉइंट करता था इनको, इसके अलावा भी कुछ राइटर्स होते थे वो खुद ही जो है एम्पायर में घूम घूम के जगह जगह के बारे में बुक्स लिखते थे, तो उससे भी जो है रूलर को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती थी कि किस तरीके से किस एरिया के क्या कल्चर हैं, ट्रेडिशंस हैं और मैं उसको किस तरीके से एक बेटर वे में रूल उसको मैं कर सकता हूँ। ये जितनी भी बुक्स लिखी गई मुगल्स के टाइम में जो सीक्वेंस को दर्शाती हैं, इवेंट्स के सीक्वेंस को, उनको क्रॉनिकल्स कहा जाता है। अब अगर आप मुग़ल एम्पायर के बारे में कुछ जानना चाहते हो या उनकी हिस्ट्री के बारे में कुछ लिखना चाहते हो तो क्रॉनिकल्स एक ऐसे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। आपको क्रॉनिकल्स का जो है सहारा लेना ही पड़ेगा। अगर एक लेवल पे देखा जाए, ये जो क्रॉनिकल्स होते थे एक तरीका का जो है ये स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन होते थे कि जिसमें बहुत ही ज़्यादा जो है सूचना भरी होती थी जो सालों के हार्डवर्क के द्वारा इकट्ठी करके उसमें लिखी जाती थी। और अगर उसको दूसरे लेवल पे हम देखते हैं तो ये जो क्रॉनिकल्स थे ये राजाओं का, जो रूलर्स थे, मुग़ल रूलर्स थे, उनका किस तरीके की आइडियोलॉजी थी, वो कैसे लोगों को रूल करना चाहते थे, इन क्रॉनिकल्स के माध्यम से ही वो लोगों तक अपने आइडियाज़ को और आइडियोलॉजी को पहुंचाते थे। तो इस तरीके से जब हम क्रॉनिकल्स को पढ़ते हैं तो हमें एक झलक मिलती है कि उस टाइम की क्या जो है इम्पीरियल आइडियोलॉजी थी तो किस तरीके से वो लोगों तक पहुंचाई जाती थी। जैसे स्टोरीज़ के माध्यम से या पेंटिंग्स बना के आप रूलर को भगवान के अवतार के रूप में दिखा रहे हो, गॉड से लाइट आ रही है, तो ये सारा क्रॉनिकल्स के माध्यम से ही लिख के और पेंटिंग्स के ज़रिए ही लोगों तक ये आइडियाज़ पहुंचाए जाते थे कि जो मुग़ल रूलर हैं उनके पास डिवाइन राइट है टू रूल द पीपल। तो इस चैप्टर में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये पेज नंबर 225 पे दे रखा है। आपका फर्स्ट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है, द मुगल्स एंड देयर एम्पायर। इसमें सबसे पहले ये बता रखा है कि जो मुग़ल वर्ड है वो मंगोल वर्ड से आया है। बाबर जो फाउंडर था मुग़ल एम्पायर का, जिन्होंने 1526 में मुग़ल एम्पायर को इस्टेब्लिश किया था, वो चंगेज़ खान से रिलेटेड था अपनी मम्मी की साइड से। मतलब चंगेज़ खान जो है बाबर के नाना जी लगते थे। और जो एक रूलर था तैमूर, आपने नाम सुना होगा, इंडिया पे भी उन्होंने अटैक किया था, वो फादर की साइड से जो है अकबर के एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे। लेकिन जो बाबर है या बाकी के मुगल्स हैं वो कभी भी इस बात में प्राइड फील नहीं करते थे। अपना जो कनेक्शन है मंगोल्स के साथ दिखाने के लिए वो हमेशा ही अवॉइड करते थे, अपना कनेक्शन ज़्यादा एम्फेसाइज़ नहीं करते थे कि हम मंगोल्स की संतानें हैं, क्योंकि चंगेज़ खान जो एक मंगोल था उसका नाम जो है बहुत ही ज़्यादा खून खराबे से और क्रूएलिटी से याद किया जाता है कि वो बहुत ही बड़ा जालिम था और जो है उसने लाखों करोड़ों लोगों को एक साथ जो है मार दिया था। तो इस वजह से जो मुगल्स थे वो कभी भी इस बात में प्राइड नहीं लेते थे कि वो जो है मंगोल्स की संतानें हैं। वो अपने आप को टिमुरिड
कहलाना पसंद करते थे कि हम तैमूर की संतानें हैं। तैमूर दादा था, चंगेज़ खान इनका नाना था। फिर इसमें ये बताया गया है कि 16th सेंचुरी में जो है जो यूरोपियंस थे उन्होंने मुग़ल टर्म का यूज़ स्टार्ट किया इन लोगों के लिए, जिनको आप मुग़ल रूलर्स कह के पढ़ रहे हो, इनके लिए 16th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया ये इस वर्ड का यूज़ करना मुग़ल का। और वो इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे जो ब्रिटिशर्स थे इस मुग़ल वर्ड से कि जो एक रुडयार्ड किपलिंग ने एक बुक लिखी थी द जंगल बुक, उसके हीरो का नाम जो है मोगली था और वो इसी से लिया गया था, मंगोल वर्ड से, मुग़ल वर्ड से, सॉरी। तो इसमें जो है आगे बताया गया कि जितने भी इनकी जो मुग़ल एम्पायर था उसको कैसे इस्टेब्लिश किया गया इंडिया में, कॉन्क्वेस्ट के द्वारा जीता इन्होंने कुछ एरियाज़ को, और कुछ यहाँ के जो लोकल राजा थे, राजपूत से थे, उनके साथ इन्होंने जो है अपना अलायंसेस वगैरह क्रिएट किए और उनकी मदद से इन्होंने अपना राज्य स्ट्रॉन्ग बनाया और फैलाया। जो बाबर था, बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। फरगाना जो है इनकी एंसेस्ट्रल लैंड थी, इसको वहाँ से उज़्बेक्स ने बाहर निकाल के फेंक दिया था। इसने बहुत ज़्यादा वहाँ पे संघर्ष किया, लेकिन ये अपने फादर की जो लैंड थी उसको वापस नहीं प्राप्त कर सका, और फिर ये इसने जो है आके काबुल को कॉन्कर कर लिया, काबुल को जीत के वहाँ पे ये इस्टेब्लिश हो गया। काबुल में जो है इन्होंने अच्छे बाग वगैरह भी बनवाए थे, और बाबर की डेथ के बाद इनकी बॉडी को काबुल में ही दफनाया गया था इनकी इच्छा के अनुसार। फिर 1526 में जो है इन्होंने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया, और इन्होंने जो है मुग़ल एम्पायर यहाँ पे इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश किया। इनका जो सक्सेसर था, इनका बेटा, जिसको आप हुमायूं के नाम से जानते हैं, उनका पूरा नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। 1530 से लेके 1540 तक इन्होंने रूल किया। फिर जो है शेरशाह सूरी जो अफ़गान रूलर था, जबकि शेरशाह सूरी ने एक बार बाबर के भी अंडर एज सोल्जर काम किया था, और जो युद्ध की जो टेक्निक थी वो बाबर से ही सीखी थी, लेकिन इसने वो सारी टेक्निक्स हुमायूं के ऊपर अप्लाई करी और हुमायूं को 2-3 युद्धों में हराया, बैटल ऑफ चौसा और कन्नौज। और उसके बाद जो है हुमायूं को यहाँ से इंडिया से बाहर निकलना पड़ा। तो 1540 के बाद वो 14-15 साल तक बाहर भटकता रहा, और फिर जो है वो ईरान पहुंचा। ईरान के जो रूलर थे, जिसको शाह ऑफ पर्शिया के नाम से जाना जाता, पर्शिया जो है ईरान का पुराना नाम है, तो वहाँ पे इन्होंने उनसे मदद मांगी, उनकी बेटी से शादी की, एंड ये जो है कन्वर्ट हुए सुन्नी से शिया में। और तब जो है जो शाह ऑफ पर्शिया था, उन्होंने इनकी मदद के लिए साथ में सेना भेजी, और जब तक ये इंडिया में आए, जो शेरशाह सूरी जो था उनकी डेथ हो चुकी थी और उनके सक्सेसर रूल कर रहे थे। इन्होंने आके उनको हराया, और 1555 में 1555 में इन्होंने अपना राज्य वापस प्राप्त किया। लेकिन ये इतने ज़्यादा लक्की नहीं थे। इनके नाम का मतलब तो लक्की होता है, हुमायूं का मीनिंग है फॉर्चुनेट, लेकिन बेचारा बहुत अनलक्की प्रूव हुआ। इसने जो है 1555 में बेचारे ने 15 साल के हार्डवर्क के बाद अपना राज्य प्राप्त किया था, लेकिन ये 1556 में जो है इनकी डेथ हो गई, और वो भी फ़नी तरीके से। शेर मंडल नाम की एक लाइब्रेरी थी जो कि शेरशाह सूरी ने ही बनवाई थी, ये उनकी उसकी सीढ़ियों से गिर के जो है इनकी डेथ हो गई थी। तो फिर जो है इसकी डेथ के बाद अकबर जो है उस टाइम यहाँ पे दिल्ली में नहीं थे, बाहर गए हुए थे, और वहाँ कलानौर नाम की जगह पे, वहीं पे अकबर का जो है कोरोनेशन हुआ था। बैरम खान इनका एक बहुत ही लॉयल जो है सपोर्टर था। उन्होंने अकबर को एक चबूतरे पे बिठा के, अकबर उस टाइम 13-14 साल के थे, तो उसको जो है राजा घोषित कर दिया था। और फिर आके उन्होंने जो है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी बैरम खान की मदद से, और उसमें जो है हेमू की डेथ हुई, और उसके बाद अकबर को जो है दिल्ली का एम्परर घोषित कर दिया गया था। कुछ लोगों का ये मानना है कि जो अकबर है
मुगल्स का सबसे पावरफुल जो है वो एम्परर था। उन्होंने किंगडम को एक्सपेंड किया, इसको कंसोलिडेट किया, सॉलिड बनाया, स्ट्रॉन्ग बनाया। और जो उज़्बेक्स थे जिन्होंने बाबर को वहाँ से निकाला था फरगाना से, उज़्बेक्स भी जो है अपना किंगडम एक्सपेंड करना चाहते थे इंडिया की साइड, तो अकबर ने जो है उनको भी रोका। और जो है इसके बाद फिर इसके सक्सेसर्स हैं 3 सबसे इम्पोर्टेंट। जहांगीर ने जो है 1605 से लेके 1627 तक रूल किया, 22 साल तक। उसके बाद नेक्स्ट रूलर बना शाहजहाँ, जिन्होंने 1628 से लेके 58 तक रूल किया, 30 साल तक। फिर उसके बाद जो है औरंगजेब राजा बना, शाहजहाँ को जिन्होंने जेल में डाला था। तो 1658 में वो राजा बने थे, रूलर बने थे। और उसके बाद 1707 तक वहाँ पे उन्होंने रूल किया, मतलब 49 ईयर्स तक जो है औरंगजेब ने रूल किया, जो कि सबसे लंबा रूल था। ये जो 3 रूलर्स हैं जो अकबर के सक्सेसर हैं, इनका कैरेक्टर बिल्कुल ही डिफरेंट था एक दूसरे से। किसी को पेंटिंग की हॉबी थी, किसी को बिल्डिंग्स बनाने की थी, किसी को जो है औरंगजेब है जैसे, उसको सिंपली टू फाइट वॉर्स, उसको सिर्फ युद्ध लड़ना पसंद था। जहांगीर को पेंटिंग्स का ज़्यादा शौक़ था और शाहजहाँ को बिल्डिंग्स का ज़्यादा शौक़ था। चाहे तीनों अलग अलग तरह की पर्सनैलिटी थी, लेकिन इन्होंने जो है अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया जितना पॉसिबल था। साउथ इंडिया के कुछ एरियाज़ रहते थे जो मुगल्स के अंडर नहीं थे, तो तीनों के टाइम में ही थोड़ा थोड़ा एक्सपेंशन हुआ। लेकिन इनकी जो एक्सपेंशन की स्पीड थी वो बहुत ही स्लो थी, क्योंकि ऑलरेडी एम्पायर जो है बहुत बड़ा हो चुका था और आगे ज़्यादा एक्सपेंशन की कोई गुंजाइश भी नहीं थी। साउथ इंडिया वाले जो एरियाज़ थे बहुत दूर थे दिल्ली से, फिर भी जो है इन्होंने अपने वॉर्स वहाँ पे जारी रखे और कुछ ना कुछ एरियाज़ ये कॉन्कर कर लेते थे और एक धीमी गति से अपने राज्य का विस्तार किया। यहाँ पे अभी बताया गया कि जो 16th और 17th सेंचुरी थी, जब हम बात करते हैं 16th सेंचुरी की, आपको इस बात का पता होना चाहिए 16th सेंचुरी स्टार्ट हो जाती है 1500 की, जब ईयर स्टार्ट होती है ना 1499 के बाद, जैसे 1500 वाली ईयर स्टार्ट हुई, तो ये अब 16th सेंचुरी है। 1500 से लेके 1599 तक ये 16th सेंचुरी कहलाएगी। मतलब जो बाबर का और उसमें अकबर का और हुमायूं का रूल कंसीडर हम करते हैं, तो यहाँ पे ड्यूरिंग दिस पीरियड अब नेशनल लेवल की जो है टैक्स की पॉलिसी है, जो रेवेन्यू की पॉलिसी है, एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी है, वो नेशनल लेवल की पॉलिसी बनी। मतलब पूरे एम्पायर में एक जैसी इन्होंने नीतियाँ लागू करी। ये मुगल्स की स्पेशल बात थी। जो मुग़ल कोर्ट था उसको पावर ऑफ सेंटर माना जाता है, कि शक्ति का जो है वही केंद्र था। यहीं पे किसी के साथ अलायंस करना है वो अलायंस कोर्ट में होता था। यहीं पे जो है टाइटल्स दिए जाते थे और यहीं पे इंसान का जो है स्टेटस डिफाइन किया जाता था। जैसे किसी को रैंक मिला, उस रैंक के बाद उसका क्या स्टेटस होगा सोसाइटी के अंदर, वो सब मुग़ल कोर्ट में ही होता था। मुग़ल्स का जो सिस्टम था ये एक तरीके का कॉम्बिनेशन था मिलिट्री पावर का, और साथ में इस फीलिंग के साथ इन्होंने जो है अपना सेटअप जो है किया था एम्पायर का, कि हमारे अंडर जो है कोई एक तरह की प्रजा नहीं है, अकेले हिंदू नहीं है, अकेले मुस्लिम नहीं है, इट इज़ अ हेट्रोजेनस पॉपुलेशन, जिसमें तरह तरह के धर्मों से संबंधित लोग रहते हैं। तो उनको भी हमने अकोमोडेट करना है, उनको भी हमने मैनेज करना है और साथ में मिलिट्री पावर को भी कंबाइन करना है। तो इस तरीके से इन्होंने जो है अपना एम्पायर का आधार रखा था मुगल्स ने। 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हो गई थी, उसके बाद जो मुगल्स की ओरिजिनल पावर थी वो ख़त्म हो गई थी, क्योंकि ही इज़ कंसीडर्ड द लास्ट मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ मुगल्स। लेकिन फिर भी नाम मात्र के लिए ही सही, मुग़ल रूलर एक होता था जो रेड फोर्ट में रहता था, और जो लास्ट रूलर था बहादुर शाह जफ़र, वो रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम उसको जो है रंगून जेल में भेजा गया था। वहाँ पे 5, 6, 7, 9 साल के बाद वो जेल में उनकी डेथ हो गई थी, और उसके साथ ही जो है मुग़ल्स की जो चलती आ रही थी डिनेस्टी वो ख़त्म हो गई थी। तो कब ख़त्म हुई? रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम। फिर इसके बाद जो है हम आगे डिस्कस करते हैं। लेट मी चेक।
विच इज़ द नेक्स्ट टॉपिक। अब इन नेक्स्ट टॉपिक में जो है इन्होंने बताने की कोशिश करी है कि ये जो क्रॉनिकल्स थे इनको किस तरीके से जो है बनाया जाता था। जैसा मैंने पहले बताया है कि अगर आप मुग़ल के बारे में जानना चाहते हो, मुग़ल रूलर्स के बारे में जानना चाहते हो, तो क्रॉनिकल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स हैं। तो इसको लिखने के लिए जो है एक लंबी चौड़ी प्रोसेस होती थी, वो इसमें डिस्क्राइब करी गई है। ये क्रॉनिकल्स लिखने का एक मेन पर्पज़ ये भी था कि वो एक ऐसा क्रिएट करना चाहते थे ऑरा मुग़ल्स के बारे में कि इनकी जो है इनका जो किंगडम है दैट इज़ बेस्ड ऑन एनलाइटेंड किंगडम फिलोसफी। इसके साथ साथ जो है ये जो क्रॉनिकल्स लिखने का एक और जो है इनका कारण था वो था कि ये भी मैसेज कन्वे करना चाहते थे जनता तक कि अगर कोई हमारा रेजिस्ट करता है, हमें रेजिस्ट करता है मुग़ल्स की पावर को, उसको जो है झुकना ही पड़ेगा, उसको क्रश होना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो है डिवाइन राइट है, भगवान ने हमें जो है यहाँ पे रूल करने के लिए भेजा है। ये सारा जो है क्रॉनिकल्स के माध्यम से ही वो पहुंचाना चाहते थे लोगों तक। और वो ये भी इंश्योर करना चाहते थे मुग़ल रूलर्स कि हमारा जो रूल है बाबर से लेके और आगे तक उसका एक रिकॉर्ड रहे कि क्या क्या हुआ था। इनके जो ऑथर्स होते थे क्रॉनिकल्स के, ये सारे कोर्टियर्स ही होते थे, दरबारी लोग। अबुल फजल है, अकबर का फ्रेंड भी था और जो है एडवाइज़र भी था, कोर्टियर था, कोर्ट में बैठता था। तो उन्होंने जो है ये लिखे थे जो इनका मेन क्रॉनिकल है। इन्होंने जो है जितने भी इवेंट्स लिखे वो रूलर्स को ही फोकस करके लिखे हैं, या उनकी फैमिलीज़ को, या दरबार को, या नोबल्स को, या जितने युद्ध हुए, या जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज जो हैं वहाँ पे बनाई गई थी, उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये क्रॉनिकल्स लिखे गए थे। इनके टाइटल से भी ये पता चलता है, जैसे अकबरनामा, शाहजहाँनामा, आलमगीरनामा। आलमगीर औरंगज़ेब का टाइटल था। अकबर और शाहजहाँ के बारे में तुम जानते हो कि इस नाम से ही पता चलता है कि जितना कुछ भी इसमें लिखा होगा ना रूलर से ही रिलेटेड है और इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली घटनाओं के बारे में लिखा गया है। अब इसमें 2.1 में ये दे रखा है फ्रॉम टर्किश टू पर्शियन, कि किस तरीके से जो है ये मुग़ल्स पहले, जैसे इनकी बाबर था वो उनकी जो मदर टंग थी वो टर्किश लैंग्वेज थी, तो उन्होंने जो अपनी बुक लिखी है ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है तुजुक बाबरी, वो टर्किश में ही लिखी थी। तो फिर बाद में किस तरीके से जो है ये टर्किश से पर्शियन में कन्वर्ट हो गई, पर्शियन लैंग्वेज को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस कैसे देने लग गए। तो सबसे पहले ये बताया गया कि दिल्ली सल्तनत के टाइम जो है पर्शियन लैंग्वेज को ही ज़्यादा वैल्यू दिया जाता था और पर्शियन लैंग्वेज में ही काम काज किया जाता था। फिर बाबर आया, दिल्ली सल्तनत का उसने एंड किया और अब उसकी लैंग्वेज तुर्की थी, तो उसने अपनी बुक और पोएम्स भी तुर्की में लिखी थी। तो उसके बाद जो है फिर हुमायूं के पास, तो बेचारे के पास इतना टाइम ही नहीं था कि कुछ लैंग्वेज से रिलेटेड या कुछ ऐसा वो करता। उसकी बहन ने ही जो है हुमायूंनामा नाम की बुक लिखी थी। तो हुमायूं के बारे में तुम्हारी बुक में इतना मेंशन नहीं किया। फिर साथ में ये लिख रखा कि अकबर एक ऐसा मुग़ल रूलर था जिसने पर्शियन को जो है इम्पोर्टेंट लैंग्वेज बनाया, और उसने ऐसा क्यों किया, उसके 3 कारण थे। सबसे पहले उन जो है मुग़ल्स के ईरान और सेंट्रल एशिया के साथ इंटेलेक्चुअल कनेक्शंस थे, कल्चरल कनेक्शंस थे, उसकी वजह से इसने पर्शियन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। काफ़ी सारे माइग्रेंट्स थे जो ईरान और सेंट्रल एशिया से इधर आते थे जॉब लेने के लिए। पर्शियन जो है एक ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई थी, लैंग्वेज ऑफ एलिट्स, क्योंकि वहाँ से नोबल जाते थे, वहाँ यहाँ पे उनको जॉब मिल गई, दे आर रूलिंग द एरियाज़। तो जो अपर कैटेगरी होती है लोगों की उसको एलिट्स बोलते हैं। तो ये एलिट्स की, रॉयल पीपल की लैंग्वेज पर्शियन थी, तो इस वजह से जो है अकबर ने इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। साथ में ये भी बताया गया है कि जहाँ पे कुछ एरियाज़ में पर्शियन वॉज नॉट यूज्ड
एज मेन लैंग्वेज। कुछ एरियाज ऐसे थे जो मुग़ल एम्पायर के जिसमें पर्शियन जो थी उसको मेन लैंग्वेज के रूप में यूज़ नहीं किया जाता था। वहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज थी वो यूज़ करी जाती थी, पर उसके अंदर भी जो है पर्शियन के जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ वगैरह हैं, वर्ड्स हैं, उसके अंदर एंटर कर गए थे। जैसे राजस्थानी लैंग्वेज है, तमिल है, मराठी है, इनमें भी जो है पर्शियन के वर्ड्स ने जगह अपनी बना ली थी। और इंडियन जो लोकल लैंग्वेजेस थी वो भी इससे अछूती नहीं रही। उन्होंने भी जो है जो इंडियन लैंग्वेजेस के जो कुछ वर्ड्स थे वो पर्शियन ने लिए, और पर्शियन लैंग्वेज के जो कुछ वर्ड्स थे वो इंडियन लैंग्वेजेस ने बोरो किए। इस तरीके से जो है उर्दू का जन्म हुआ पर्शियन और हिंदावी लैंग्वेज मिलके। हिंदावी जो है हिंदी जैसी ही है, उसमें कुछ डिफरेंट लैंग्वेजेस के वर्ड्स होते हैं, तो इस वजह से हिंदावी उसको उस टाइम बोलते थे। हिंदी ही मान के चलो आप इसको। तो हिंदी और पर्शियन लैंग्वेज के कॉम्बिनेशन से जो है उर्दू भाषा का जन्म हुआ था। जो मुग़ल क्रॉनिकल्स हैं वो सारे पर्शियन लैंग्वेज में लिखे गए हैं, क्योंकि अकबर ने ये स्टार्ट किए थे, तो अकबर ने पर्शियन लैंग्वेज को जो है इम्पोर्टेंस दी थी। बाबर की जो बायोग्राफी थी जो टर्किश लैंग्वेज में लिखी थी, उसको भी इन्होंने जो है पर्शियन में कन्वर्ट कराया और इसका नाम रखा बाबर नामा। अदरवाइज़ टर्किश में उसका नाम था तुजुके बाबरी। जब इसको कन्वर्ट कर दिया पर्शियन में, इसका नाम हो गया बाबर नामा। इंडियन कुछ जो संस्कृत बुक्स थी उनको भी इन्होंने कन्वर्ट किया पर्शियन में, जैसे रामायण को किया, महाभारत को किया। महाभारत को कन्वर्ट करके इन्होंने महाभारत का नाम रखा रज़म नामा, बुक ऑफ वॉर्स। फिर 2.2 में जो है तुम्हारी बुक में दिया गया है द मेकिंग ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स। किस तरीके से जो है ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स बनाते थे, मतलब बुक्स को, क्रॉनिकल्स को ये कैसे लिखते थे। इन शॉर्ट में तुम इसको ये मान के चलो, जितने भी बुक्स लिखी गई, जो क्रॉनिकल्स लिखे गए, ये सारे मैन्यूस्क्रिप्ट थे। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब है ये सारे हाथ से लिखे हुए थे, ये इनका प्रिंट नहीं किया गया था। इनको प्रोड्यूस किया जाता था इम्पीरियल किताब खाने में, जो शाही किताब खाना था। शाही किताब खाने को आप अकेली लाइब्रेरी नहीं कह सकते। ये जो है यहाँ पे अकबर के जो कुछ पसंदीदा बुक्स होती थी उनका कलेक्शन होता था, और इसी में जो है बैठ के ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखते थे। जितने भी पीपल जो थे, लोग थे, अपॉइंट किया गया था क्रॉनिकल्स को लिखने के लिए, उधर ही बैठ के वो इसको जो है लिखते थे। तो ये सारा काम किताब खाने में होता था, जो लाइब्रेरी का भी काम करती थी साथ में, और ये जहाँ पे ये बुक्स के लिखने का भी काम होता था। इस काम के लिए काफ़ी सारे लोगों की ज़रूरत होती थी, जैसे कोई पेपर मेकर्स हैं, कोई स्क्राइब है। स्क्राइब होता है लिखने वाला, कैलीग्राफर भी लिखने वाला होता है जो स्टाइल से लिख सके। गिल्डर्स की ज़रूरत होती थी, जो कि लिखने के बाद, पेंटिंग्स वगैरह लगाने के बाद पेजेस को जो है चमका सके। तो इस तरीके से काफ़ी इन सारे लोगों की ज़रूरत होती थी। पेंटर्स की भी ज़रूरत पड़ती थी। पेंटर्स जो है पेंटिंग बनाते थे, और जो है पेंटिंग को सेपरेटली पेंट किया जाता था। और जो राइटर्स होते थे मैन्यूस्क्रिप्ट्स के, वो खाली जगह छोड़ देते थे नीचे पेंटिंग सीन के लिए, तो उसमें वो पेंटिंग सीन जो है फिर पेस्ट कर दिया जाता था। जब मैन्यूस्क्रिप्ट जो है फिनिश हो जाती थी, इसको बहुत ही ज़्यादा कंप्लीट करने के बाद इसको बहुत ही ज़्यादा कीमती ऑब्जेक्ट माना जाता था, और ये दर्शाती थी कि राजा के अंदर जो है कितनी पावर है, जिसने जो है इतनी मेहनत करके अरेंज करवा के सारे इवेंट्स को इसमें रिकॉर्ड करवाया है। कुछ लोग जो हैं जो इस मैन्यूस्क्रिप्ट राइटिंग के काम में लगते थे, उनमें से कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलते थे, और कुछ बेचारे ऐसे ही गुमनामी भरी ज़िंदगी जीते थे। जिनको रिवॉर्ड्स मिलते थे ज़्यादातर वो थे कैलीग्राफर्स और पेंटर्स, जो लिखने वाले थे, और जो पेंटर्स थे उनको रिवॉर्ड्स मिलते थे। और जो बेचारे बुक बाइंडर थे या पेपर मेकर्स थे, वो ऐसे ही गुमनाम ज़िंदगी जीते थे, उनको ज़्यादा जो है नाम नहीं मिल पाता था। कैलीग्राफी जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल होता था। तरह तरह से जो है इसको लिखा जाता था डिज़ाइन बना के। अकबर का जो फेवरेट था उस स्टाइल का नाम है नस्तलिक। ये एक फ्लूइड स्टाइल होता था, जिसमें जो है लंबे लंबे स्ट्रोक्स मार के राइटिंग लिखी जाती थी। इसको कलम और स्याही से लिखा जाता था। कलम जो है सरकंडे की बनी होती थी, और कलम की जो टिप होती थी उसको बीच से ब्लेड से थोड़ा सा जो है स्प्लिट कर देते थे, ताकि ये स्याही को अच्छे से सोख सके और लंबे अक्षर को जो है अच्छे से लिख सके।
फिर इसके बाद जो है पेंटेड इमेज नाम से जो पॉइंट नंबर 3 तुम्हारी बुक में दिया है पेज नंबर 228 पे, इसमें बताया गया कि जो पेंटर्स होते थे वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन्स होते थे जिन्होंने क्रॉनिकल्स में जो है अपना कंट्रीब्यूशन दिया। पेंटिंग सीन अलग से वो बनाते थे और उनका कई बार अकबर के सामने जो है उनकी पेंटिंग्स को दर्शाया जाता था, दिखाया जाता था। अकबर को जो पसंद आ जाते थे उनको अकबर जो है रिवॉर्ड भी देता था। और मिनिएचर पेंटिंग जो है ये बनाते थे। मिनिएचर पेंटिंग होती है जिसमें बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा सीन दिखाया जाए, कोर्ट का, छोटे छोटे इंसान है, राजा है, वो सीन है लंबा सा ऐसे दिखा दें, तो इस टाइप की जो है ये पेंटिंग्स बनाते थे। पेंटिंग्स की वजह से जो है इनकी किताबों की सुंदरता बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती थी और ऐसा मानना था इनका कि जो बातें हम लिख के कन्वे नहीं कर सकते वो पेंटिंग से आसानी से हम लोगों तक कन्वे कर सकते हैं। अबुल फजल तो पेंटिंग को एक मैजिकल आर्ट कहते थे और उनका ये मानना था कि ये जो मैजिकल आर्ट है पेंटिंग, ये जो है नॉन लिविंग थिंग्स को भी ऐसे बना देती है जैसे उनमें जान हो। अब जैसा कि इस्लाम के बारे में सबको पता है कि पेंटिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स को ये अच्छी नहीं मानते, तो कोर्ट के अंदर जितने भी जो उलमाज होते थे वो इस बात का ऑब्जेक्ट करते थे, विरोध करते थे कि जो है ये ह्यूमन बीइंग्स की पेंटिंग्स नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि कुरान के हिसाब से इंसानों को क्रिएट करने का हक सिर्फ अल्लाह के पास है। और जब आप पेंटिंग बना रहे हो इंसानों की, इसका मतलब आप इंसान क्रिएट कर रहे हो जो कि अल्लाह के रूल के अगेंस्ट है। तो इसलिए जो है मुग़ल कोर्ट में हमेशा इसका विरोध होता रहा, खुल के नहीं तो दुबक दुबक के। हदीस जो थी उन्होंने भी इसका विरोध किया है कि कुरान में तो लिखा ही है कि जो है पेंटिंग्स ऑफ ह्यूमन बीइंग शुड बी अवॉइडेड। हदीस होती हैं प्रॉफेट मोहम्मद की सेइंग्स और टीचिंग्स, जो कि चाहे उनकी बेटी ने लिखी है, चाहे उनकी वाइफ ने लिखी है, चाहे किसी वफादार नौकर ने लिखी है। एक इसमें ऐसा भी सीन डिपिक्ट किया गया है कि जिसमें जो है प्रॉफेट मोहम्मद को ऐसे दर्शाया गया है कि वो मना कर रहे हैं कि आपको जो है ह्यूमन बीइंग्स को लाइवली तरीके से उनकी पेंटिंग्स नहीं बनानी चाहिए। तो इसका भी बहुत ज़्यादा विरोध किया गया था कि और लोग तो उसमें तो मना किया गया है कि आप ह्यूमंस को क्रिएट नहीं करोगे, आपने तो अल्लाह को ही क्रिएट कर दिया, तो उसका और भी ज़्यादा विरोध जो है कोर्ट के अंदर हुआ होगा, क्योंकि उनका ये मानना था जो क्रिएशन है, क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ये सिर्फ अल्लाह का ही काम है और उसी का राइट है। आगे ये पेज नंबर 229 पे सोर्स 1 दे रखा है जिसमें तस्वीर की प्रेज़ की गई है। तस्वीर का मतलब पेंटिंग। तो इसमें जो है अबुल फजल ने पेंटिंग की तारीफ़ करते हुए इसमें अपने वर्ड्स लिखे हैं, जिसमें ये बोला गया है कि पेंटिंग जो है एक बहुत बड़ी आर्ट होती है। अकबर को जो है पेंटिंग बहुत पसंद थी और वो इसको इनकरेज करते थे और अकबर को ऐसे लगता था कि ये हमें पेंटिंग ना केवल सिखाती है, ये हमारा एंटरटेनमेंट भी करती है। और इसके लिए वो काफ़ी पेंटर्स को अपॉइंट करता था और जिसका भी अच्छी पेंटिंग होती थी अकबर उसको रिवॉर्ड भी देता था। और उसी के हिसाब से अकबर जो है पेंटर्स की मंथली सैलरी भी इंक्रीज़ करता था। काफ़ी सारी अच्छी पेंटिंग्स जो है इस इनक्रेजमेंट की वजह से बनने लग गई थी और अब इंडियन पेंटिंग्स जो हैं वो इस लायक हो गई थी कि यूरोपियन पेंटिंग्स का मुकाबला कर सकें। हिंदू पेंटर्स जो है स्पेशली बहुत अच्छे होते थे पेंटिंग में। पेज नंबर 233 पे अब ये कंटिन्यू कर रखा वहीं से, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि दरबार के अंदर जो है विरोध होता था पेंटिंग का। इसमें आगे ये लिख रखा कि जो शरिया है, शरिया होता है इस्लामिक लॉ को शरिया बोलते हैं। इसकी जो एक्सप्लेनेशंस हैं और इंटरप्रिटेशन है, इसकी जो व्याख्या है वो टाइम टू टाइम बदलती रहती है। तरह तरह के जो ग्रुप होते हैं उलमाज के, वो अपने ही फ़ायदे के हिसाब से इसको इंटरप्रेट करते हैं जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल बेनिफिट मिले। तो इस वजह से ये थोड़ा बहुत जो है चेंजेस आ जाते हैं। काफ़ी सारे मुस्लिम राइटर्स, मुस्लिम रूलर्स ऐसे थे जिन्होंने पेंटिंग्स को इनक्रेज किया। इसमें सफ़ाविड जो है किंग था ईरान का, पर्शियन रूलर, उसके बारे में बता रखा है कि उन्होंने भी जो है इसको पैट्रोनाइज़ किया
पेंटिंग को, और काफ़ी सारे पेंटर्स को जो है वर्कशॉप्स में ट्रेनिंग दे के पेंटिंग्स उनसे बनवाते थे। एक बेहजाद नाम के फेमस पेंटर थे, उन्होंने जो है सफ़ाविद रूलर के कोर्ट की शान को जो है दूर दूर तक फैलाया था अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बना के। जो ईरान के आर्टिस्ट थे वो इंडिया में आए थे। मीर सैयद और अब्दुस समद जो है ये 2 पेंटर थे जिन्होंने हुमायूं के साथ इंडिया में एंट्री की थी। और कुछ इसके अलावा और भी पेंटर आए थे, वो अपने जो है अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में, यहाँ पे अवसर की तलाश में आए थे। और लेकिन इन सब बातों के बावजूद ये पेंटिंग्स बनाते थे ह्यूमन बीइंग्स की, और वो एक कांस्टेंट कॉज था, लगातार जो है एक कारण बना हुआ था कि कोर्ट में जो है टेंशन इस मामले में रहती थी, तनाव रहता था, क्योंकि जो मुल्ला और मौलवीज थे वो इस बात को कभी भी दिल से एक्सेप्ट नहीं करते थे कि आपको पेंटिंग्स बनानी चाहिए। अबुल फजल ने इसमें थोड़ा सा बताया अकबर के बारे में कि अकबर कहता है कि कुछ लोगों को पेंटिंग पसंद नहीं है और मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हर पेंटर का जो है, आर्टिस्ट का अपना एक वे होता है टू रिकॉग्नाइज गॉड। जब उसको लगता है कि मैंने इतनी अच्छी पेंटिंग बना दी और गॉड जो है इसमें लाइफ नहीं डाल सकता, तो उसका भी अपना एक तरीका है गॉड को रिकॉग्नाइज करने का, और उसको जो है बंदिशों में नहीं रखना चाहिए। अब ये 4 करके डाला हुआ है पेज नंबर 230 पे, द अकबरनामा एंड द बादशाहनामा। ये 2 क्रॉनिकल्स थे जो सबसे ज़्यादा फेमस थे मुगल्स के। हर एक मैन्युस्क्रिप्ट में जो है, मतलब बाबरनामा इज़ ऑल्सो 1 मैन्युस्क्रिप्ट और अकबरनामा भी जो है एक मैन्युस्क्रिप्ट है, क्योंकि ये हाथ से लिखा गया था। इनके अंदर जो है कम से कम एवरेज ऑफ 150 पेंटिंग्स जो है मिलेंगी, या सिंगल पेज की या डबल पेज की। और वो पेंटिंग जो है कैसे सीन दिखाएंगी, बैटल्स के, घेराबंदी, जब किले की घेराबंदी डालते हैं, शिकार करते हुए के, बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन के, और दरबार के जो सीन वगैरह हैं इनकी पेंटिंग्स होती थी। अकबरनामा के जो ऑथर थे अबुल फजल थे, वो मुग़ल कैपिटल आगरा में पले बड़े थे, अकबर के बचपन के दोस्त थे। उन्होंने जो है अरेबिक पढ़ रखी थी, पर्शियन पढ़ रखी थी, ग्रीक फिलोसफी भी पढ़ रखी थी, और जो है सूफीज़म के बारे में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा नॉलेज हासिल कर रखी थी। उसको जो है डिबेट करने का भी बहुत अच्छा जो है तरीका आता था। वो इंडिपेंडेंट थिंकर था, और जो दरबार के अंदर जितने भी ये ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव जो रूढ़िवादी लोग थे, जो पेंटिंग्स वगैरह का विरोध करते थे, उसको वो पसंद नहीं थे। ये हमेशा अकबर को फेवर करता था कि किसी तरीके से कोर्ट से ये रूढ़िवादी एलिमेंट जो है निकल जाएं। तो अकबर ने इसको अपना एडवाइज़र और स्पोक्स पर्सन अपॉइंट किया था अबुल फजल को। जो एम्परर का सबसे एक मेन एम था कि अपने दरबार को जो है इन रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट से मुक्त कराऊं, और अबुल फजल ने जो है उनका पूरा साथ दिया उनकी आइडियोलॉजी को सही रूप प्रदान करने में। अकबरनामा का जो लिखने का काम था वो 1589 में स्टार्ट हुआ था, और अबुल फजल ने इसके ऊपर 13 साल तक काम किया था। काफ़ी सारे इसके ड्राफ्ट बना बना के रिवाइज़ किए, और अकबरनामा जो है कई तरीके की चीज़ों के बेसिस पे लिखा गया था। वकाई जिसको कहते हैं रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, और जितने भी लोगों ने अपने मुख से बोल के जो पुराने ज़माने की बातें बताई, जो बाबर के टाइम के थे, जो बूढ़े लोग थे, उन्होंने अपने मुंह से अपना एक्सपीरियंस बताया, वो सुन के भी अबुल फजल ने इसमें लिखा था बुक में, अकबरनामा में। अकबरनामा की जो है 3 बुक्स थी, पहली 2 क्रॉनिकल्स हैं, और तीसरी बुक जो है आईने अकबरी है, जिसके बारे में तुमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। फर्स्ट वॉल्यूम के अंदर जो है पूरी मानवता की कहानी है, जहाँ से सृष्टि स्टार्ट हुई थी एडम के अराइवल से लेके, और फिर जो है अकबर का टाइम पीरियड उसमें दर्शा रखा है कि अकबर के लाइफ में कैसी कैसी घटनाएं हुई, ये आईने अकबरी में बताया गया है। जो सेकंड बुक है ये तब कंप्लीट हुई थी जब अकबर का जो राज्य था उसकी 46th ईयर चल रहा था, 46वां साल चल रहा था अकबर के राज्य का,
तब ये जो है पूरी हुई थी 1601 में। अगले साल जो है अबुल फजल मारा गया था, क्योंकि प्रिंस सलीम जो कि बड़ा होकर बाद में जहांगीर बना, प्रिंस सलीम ने साजिश रची थी और बीर सिंह बुंदेला के हाथों जो है अबुल फजल का मर्डर करवा दिया था। बीर सिंह बुंदेला एक राजपूत था। अकबरनामा को जो है लिखा गया था ताकि अकबर के टाइम का जो है बिल्कुल विस्तार से जो है डिस्क्रिप्शन किया जाए, एक डाइक्रोनिक सेंस में, और जितने भी पॉलिटिकल इवेंट्स हैं जो पुराने ज़मानों से इम्पोर्टेंट रही हैं, जिन्होंने आगे का फ्यूचर शेप किया मुग़ल एम्पायर का, उनको एक दूसरे से जोड़ते हुए और एक अच्छे तरीके से जो है सारे इवेंट्स को हम डिस्क्राइब करें, और साथ ही साथ सिंक्रोनिक वे में भी जो पूरा मुग़ल एम्पायर है, हेट्रोजेनस पॉपुलेशन वहाँ पे रहती है, तरह तरह के धर्मों से बिलोंग करने वाले लोग वहाँ पे रहते हैं, उनकी भी एक ओवरऑल पिक्चर, जो जोग्राफिकल कंडीशंस हैं, जो सोशल सेटअप है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ हैं, वो सारी एक साथ दिखाते हुए भी जो है आईने अकबरी में दर्शाई गई थी। आईने अकबरी दिखाती है कि डाइवर्स पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर। इसकी जो लैंग्वेज है बिल्कुल ही अलंकृत है, और इसमें जो है शब्दों का चयन बहुत ही ध्यान से किया गया है, और बिल्कुल राइम के साथ जो इसकी लाइनें लिखी गई हैं, क्योंकि उन ज़मानों में कोई भी जो क्रॉनिकल होता था, बुक होती थी, उसको पब्लिक प्लेसेस पे बैठ के ऊंची आवाज़ में जो है पढ़ा जाता था। मुगल्स के टाइम में इंडो पर्शियन स्टाइल था जो राइटिंग का, उसको इन्होंने पैट्रोनाइज़ किया था, और काफ़ी सारे और भी राइटर्स थे जो अबुल फजल की तरह लिखना चाहते थे। अबुल फजल का ही एक स्टूडेंट था अब्दुल हमीद लाहौरी, जिन्होंने बादशाह नामा लिखा था। शाहजहाँ ने जब उसके टैलेंट के बारे में सुना तो शाहजहाँ ने इनको जो है अपॉइंट किया था कि मेरे भी रूल के बारे में ठीक ऐसे ही लिखो जैसा अकबरनामा में मेरे दादा के बारे में लिखा गया है। तो बादशाह नामा उन्होंने लिखा। इसकी 3 बुक्स हैं और उनको दफ्तर बोलते हैं, मतलब इसके 3 दफ्तर्स हैं। हर दफ्तर जो है 10 साल के पीरियड को दर्शाता है। जो लाहौरी थे उन्होंने पहले 2 दफ्तर लिखे शाहजहाँ के रूल के फर्स्ट 2 डेकेड्स का जो है वर्णन उसमें किया। एक डेकेड में 10 साल होते हैं, तो 1627 से लेके 1637 और 1637 से लेके 1647 ये 2 जो हैं दशक उसमें दर्शाए गए। इन्हीं 2 बुक्स को बाद में रिवाइज़ किया सादुल्ला खान ने, जो कि शाहजहाँ का वज़ीर था। रिवाइज़ का मतलब इसमें कुछ एडिशन कर दिया, कुछ इसमें से डिलीट भी कर दिया। फिर जो है ये लाहौरी जी बहुत बूढ़े हो गए थे, तो इस वजह से 3rd बुक लिख नहीं पाए। 3rd बुक एक दूसरे इतिहासकार ने लिखी थी जिनका नाम था वारिस। अब इसमें एक पेज नंबर 231 पे छोटा सा बॉक्स दे रखा आपकी बुक में, जिसमें लिखा ट्रैवल्स ऑफ बादशाह नामा। इसमें बताया गया कि उन ज़मानों में एक कस्टम होता था कि जो क्रॉनिकल्स हैं या मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं या कोई फेमस बुक है, उसको आप किसी को गिफ्ट देते हैं। तो जो नवाब ऑफ अवध था, अवध का नवाब था, उन्होंने बादशाह नामा की एक वॉल्यूम जो है इंग्लैंड के राजा जॉर्ज III को गिफ्ट में दी थी 1799 में। उसके बाद से जो है ये बुक जो है वहाँ पे इंग्लैंड में प्रिजर्व करके रखी गई है इंग्लिश रॉयल कलेक्शन में। अभी भी ये विंडसर कासल में है। 1994 में ये जो बाउंड मैन्युस्क्रिप्ट थी जो गिफ्ट में दी गई थी नवाब ऑफ अवध ने इंग्लैंड के राजा को, अब 1994 में इसके पेजेस खोल दिए गए। जो बाइंडिंग थी वो खोल दी, उसके बाद इसकी पेंटिंग्स वगैरह और भी खिल के आ गए, और जब प्रदर्शनी वगैरह होती हैं तो उसमें जो है इसको खोल के वहाँ रख दिया जाता है, जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। ब्रिटिशर्स ने भी जो है ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड ये एक पहल स्टार्ट की कि सारे जो क्रॉनिकल्स हैं उनको हम पढ़ें और इंडिया के बारे में जानें, ताकि हम इंडिया को अच्छे से रूल कर सकें। इसी के तहत जो है 1784 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की, जिसका काम था एडिटिंग करना बुक्स की, और जो है पेंटिंग्स एंड ट्रांसलेशन ऑफ मैनी इंडियन
मैन्युस्क्रिप्ट, कि इंडिया की जो मैन्युस्क्रिप्ट थी, चाहे वो मुगल्स की हैं या दूसरे टाइम की हैं, उनको जो है ट्रांसलेट करना और उनको जो है प्रिंट करना एट्सेट्रा। अकबरनामा का और बादशाहनामा के जो है एडिटेड वर्जन पब्लिश हुए 19th सेंचुरी में इसी कार्यवाही के तहत। जो 20th सेंचुरी के जो बिगिनिंग के ईयर्स थे उसमें अकबरनामा को जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, और जिसने ट्रांसलेट किया उसका नाम था हेनरी बेवरिज। बहुत ही साल उसने हार्डवर्क किया, उसके बाद इसको जो है उन्होंने ट्रांसलेट किया। फिर आगे इसमें बता रखा है कि बादशाहनामा को इन्होंने इंग्लिश में कम्प्लीटली ट्रांसलेट नहीं किया, इसके सिर्फ कुछ एक अंश जो है ट्रांसलेट किए हैं, और अभी उम्मीद है कि कोई ऐसा ऑथर आएगा जो इसको कन्वर्ट करेगा इंग्लिश में। इस वीडियो में इतना ही। आगे हम जो है इसका एक पार्ट 2 बनाएंगे, जिसमें हम पेज नंबर 232 से स्टार्ट करेंगे द आइडियल किंगडम से। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।